तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पास विज्ञान के कुछ कह सकते हैं बुनियादी विषयों पर एक विजुअल गाइड है जी। और इसमें जीवन की परिभाषा से लेकर हमारे ग्रह को चलाने वाली ताकतों तक मतलब सब कुछ है। अब देखिए, पहली नजर में ये स्कूल की साइंस की किताब के चैप्टर्स जैसे लग सकते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। हाँ, लेकिन हमारा मिशन आज इन्हें अलग अलग पढ़ने का नहीं है, बल्कि इन सबके बीच जो छिपे हुए कनेक्शंस हैं उन्हें ढूंढ निकालने का है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि स्रोत में जो एक तस्वीर है जिसे विज्ञान नेटवर्क कहा गया है, वही आज हमारी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। अच्छा। विज्ञान असल में अलग अलग विषयों का ढेर नहीं है, बल्कि एक ही विशाल आपस में जुड़े हुए सिस्टम को समझने का नजरिया है। मतलब एक पत्ती के अंदर जो हो रहा है उसका सीधा संबंध उस सूरज से है जो करोड़ों किलोमीटर दूर है। आज हम इसी नेटवर्क के धागों को पकड़कर आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस नेटवर्क के सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं जी। कि कोई चीज जिंदा है ये हम कैसे तय करते हैं? स्रोत हमें 6 लक्षण बताता है: सांस लेना, बढ़ना, प्रजनन, गति, प्रतिक्रिया और उत्सर्जन। हाँ, उत्सर्जन। अब ये तो एक लिस्ट जैसी लगती है ना? पर क्या ये इतनी सीधी बात है? नहीं, ये लिस्ट से कहीं ज्यादा है। ये एक दूसरे पर निर्भर प्रक्रियाओं का एक सिस्टम है। सिस्टम। हाँ, आप इनमें से किसी एक को भी हटा दें तो जीवन का जो ढांचा है वो ढह जाएगा। अच्छा। जैसे बढ़ने के लिए ऊर्जा चाहिए और वो ऊर्जा मिलती है सांस लेने यानी श्वसन से। प्रतिक्रिया देने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। तो ये सब मिलकर जीवन को परिभाषित करते हैं। और निर्जीव चीजों में ये आपसी तालमेल, ये सिस्टम नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। इसमें पौधे मुझे हमेशा थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब वो हमारी तरह चलते फिरते तो है नहीं, तो फिर वो गति वाला लक्षण वो उन पर कैसे लागू होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हम अक्सर गति का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना समझ लेते हैं। हाँ, वही। लेकिन पौधों में गति होती है, बस उसका पैमाना जरा अलग है। जैसे सूरजमुखी का दिन भर सूरज की दिशा में मुड़ना, ये एक धीमी गति है। अच्छा, हाँ। या फिर किसी बेल का सहारे पे चढ़ना भी तो गति ही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सबूत है वो है वृद्धि। वृद्धि। हाँ, एक छोटा सा बीज जब एक विशाल पेड़ बन जाता है तो वो शायद जीवन की सबसे नाटकीय गतियों में से एक है। वाह। अच्छा, पौधों की बात चली है तो उनकी बनावट पे आते हैं। स्रोत में 2 तरह की जड़ों का जिक्र है, मुख्य जड़ यानी टैप रूट और रेशेदार जड़ फाइब्रस रूट। जी। ये तो हम जानते ही हैं कि ये पानी सूखती हैं, पौधे को सहारा देती हैं, लेकिन क्या इनकी डिजाइन में कोई खास वजह है? बिल्कुल है। ये पौधे की जरूरतों के हिसाब से तय होता है। मतलब? जैसे आम जैसे बड़े पेड़ों में एक मोटी गहरी मुख्य जड़ होती है, ये उसे आंधी तूफान में भी सीधा खड़ा रखती है। ठीक है। वहीं गेहूं या घास जैसी चीजों में हजारों पतली रेशेदार जड़ें होती हैं जो मिट्टी की ऊपरी सतह से ज्यादा पानी और पोषक तत्व सोख सकें। अच्छा। कहते हैं कि एक अकेले गेहूं के पौधे की जड़ों को अगर सीधा फैलाया जाए तो वो कई किलोमीटर लंबी हो सकती हैं। कई किलोमीटर, कमाल है। और फिर आता है तना, जो जड़ों और पत्तियों के बीच एक हाईवे की तरह काम करता है। पर स्रोत में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है कि आलू एक तना है। ये थोड़ा अजीब है। हाँ, ये कई लोगों को अजीब लगता है। आलू तो जमीन के नीचे उगता है, तो उसे जड़ क्यों नहीं माना जाता? मेरा मतलब है, तने और जड़ में बुनियादी फर्क क्या है? ये एक आम कन्फ्यूजन है। देखिए, वैज्ञानिक भाषा में तने की परिभाषा है कि उस पर नोड्स या गांठें होती हैं जहां से नई पत्तियां या शाखाएं निकल सकती हैं। अच्छा। अगर आप एक आलू को ध्यान से देखें तो उस पर छोटी छोटी आंखें होती हैं। हाँ, होती हैं। वही उसकी गांठें हैं। और अगर आलू को नमी मिले तो वहीं से अंकुर फूटते हैं। जड़ों में ये क्षमता नहीं होती। तो आलू एक ऐसा भूमिगत तना है जिसे पौधे ने अपना खाना स्टोर करने के लिए एक गोदाम में बदल दिया है। बिल्कुल सही। मतलब पौधे की बनावट सिर्फ ढांचा नहीं, बल्कि एक स्मार्ट सिस्टम है। और इस सिस्टम का पावर हाउस है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, जिसे स्रोत प्रकृति का ऊर्जा संयंत्र कहता है। हाँ, ये सुनने में तो किसी जादू जैसा लगता है कि एक पत्ता सिर्फ धूप, हवा और पानी से खाना बना लेता है। ये होता कैसे? ये सिर्फ जादू जैसा नहीं, बल्कि शायद इस ग्रह पर होने वाली सबसे जरूरी रासायनिक प्रक्रिया है। पत्ती के अंदर क्लोरोफिल नाम का एक अणु होता है जो सूरज की रोशनी की ऊर्जा को पकड़ लेता है। ठीक है। फिर वो इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके हवा से कार्बन डाइऑक्साइड
और जड़ों से पानी लेकर उन्हें ग्लूकोज यानी पौधे के भोजन में बदल देता है। और इसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी बनती है। हाँ, इस पूरी प्रक्रिया का एक सह उत्पाद बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। वही ऑक्सीजन जिसके बिना हम और आप जिंदा नहीं रह सकते। और पत्तियों में जो छोटे छोटे छेद होते हैं, रंध्र या स्ट्रोमाटा, हाँ। वो एक तरह से गेटवे का काम करते हैं। जी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, ऑक्सीजन बाहर। तो हमारा सांस लेना सीधे तौर पर पौधों के खाना बनाने से जुड़ा है। ये नेटवर्क का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, हम जो सांस बाहर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसे पौधे इस्तेमाल करते हैं, और पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसे हम सांस में अंदर लेते हैं। ये एक अदृश्य लेकिन अटूट रिश्ता है। चलिए अब जानवरों की दुनिया में आते हैं। स्रोत उन्हें खाने की आदतों के आधार पर शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी में बांटता है। ये वर्गीकरण तो हम सब जानते हैं, लेकिन सांस लेने के तरीकों में जो विविधता है वो हैरान करने वाली है। हाँ, बहुत ज्यादा। मछली गलफड़ों से, कीड़े श्वास नलिकाओं से और केंचुआ अपनी त्वचा से। क्या ये सिर्फ अलग अलग डिजाइन है या इसके पीछे कोई गहरा सिद्धांत काम कर रहा है? इसके पीछे अनुकूलन यानी एडेप्टेशन का सिद्धांत है। जीवन जहां भी पनपता है वहां के माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। अच्छा। पानी में हवा की तरह खुली ऑक्सीजन नहीं होती, वो पानी में घुली होती है। इसलिए मछलियों ने गलफड़े विकसित किए जो एक बेहद कुशल फिल्टर की तरह काम करते हैं। और कीड़े? कीड़ों का शरीर छोटा होता है, इसलिए उनके शरीर में पतली नलियों का जाल हवा को सीधे हर कोशिका तक पहुंचा देता है। और केंचुआ? केंचुए की त्वचा नम रहती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान सीधे हो जाता है। हर जीव ने अपने वातावरण की चुनौती का एक अनोखा समाधान निकाला है। और इन समाधानों में सबसे नाटकीय शायद कायापलट यानी मेटामॉर्फोसिस है। हाँ, वो तो है। तितली का जीवन चक्र मुझे हमेशा हैरान करता है। ऐसा लगता है जैसे एक कार वर्कशॉप में जाए और एक हवाई जहाज बनकर बाहर निकले। उस प्यूपा के अंदर आखिर होता क्या है? आपकी उपमा एकदम सटीक है। प्यूपा के अंदर कैटरपिलर का शरीर लगभग पूरी तरह से घुल जाता है। घुल जाता है? हाँ, वो एक तरह के कोशिकीय सूप में बदल जाता है और फिर उसके डीएनए में मौजूद निर्देशों के अनुसार उन्हीं कोशिकाओं से एक बिल्कुल नया शरीर पंखों, टांगों और एंटीना के साथ बनकर तैयार होता है। वाह, ये तो प्रकृति का रिसाइकलिंग और री इंजीनियरिंग का चरम उदाहरण है। बिल्कुल। और मेंढक का जीवन चक्र भी कुछ ऐसा ही है। स्रोत में एक बहुत ही रोचक तथ्य है कि टैडपोल मछली की तरह गलफड़ों से सांस लेता है। जी। ये क्या दिखाता है? ये विकास के सफर की एक झलक दिखाता है। अच्छा। टैडपोल का गलफड़ों से सांस लेना इस बात का सबूत है कि मेंढक जैसे जमीनी जीवों के पूर्वज कभी पानी में रहने वाले मछली जैसे जीव थे। मतलब हर मेंढक अपने जीवन चक्र में अपने विकास के इतिहास को दोहराता है। हाँ, बिल्कुल। पानी में एक जलीय जीव से शुरू होकर जमीन पर रहने वाले एक वयस्क जीव तक, ये हमारे चारों ओर विकास का एक जीता जागता प्रमाण है। चलिए इसी नेटवर्क की पड़ताल करते हुए अब मानव शरीर के अंदर चलते हैं। ठीक है। हमारा पाचन तंत्र भी एक कमाल की असेंबली लाइन है। मुंह में चबाने से शुरू होकर भोजन पेट में पहुंचता है। स्रोत बताता है कि पेट में एसिड और एंजाइम्स उसे तोड़ते हैं। मैंने सुना है कि पेट का एसिड बहुत शक्तिशाली होता है। शक्तिशाली कहना भी कम होगा। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो इतना तेज होता है कि वो एक रेजर ब्लेड को भी गला सकता है। सच में? तो हमारा पेट खुद क्यों नहीं गल जाता? इसका कारण ये है कि पेट की दीवारें म्यूकस यानी बलगम की एक मोटी परत से सुरक्षित रहती हैं, जो हर कुछ हफ्तों में खुद को बदलती रहती हैं। यह एक अद्भुत आत्म सुरक्षा प्रणाली है। कमाल है। और पेट के बाद भोजन छोटी आंत में जाता है जहां से पोषक तत्व सोखे जाते हैं। जी। फिर इन पोषक तत्वों और ऊर्जा को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाने का काम कौन करता है? यहाँ पर दो और सिस्टम एक टीम की तरह काम करते हैं, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र। अच्छा। फेफड़े हवा से ऑक्सीजन को खून में मिलाते हैं। और फिर आता है हमारा दिल यानी हृदय, जो इस ऑक्सीजन वाले खून को पंप करके पूरे शरीर में फैलाता है। हमारा दिल एक दिन में लगभग 7,500 लीटर खून पंप करता है। 7,500 लीटर? जी, जो शरीर के हर कोने तक जीवन पहुंचाने के लिए काफी है। तो मतलब फेफड़े ऑक्सीजन का इनपुट लेते हैं और दिल उस ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूटर है। सही पकड़ा आपने। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये शरीर के अंदर का एक अपना नेटवर्क है। और ये नेटवर्क बाहरी दुनिया के नेटवर्क से सीधे जुड़ा है? बिल्कुल। हम जो खाना खाते हैं, जो हवा हम सांस में लेते हैं, उसी से ये आंतरिक नेटवर्क चलता है। हमने देखा कि जीवन ऊर्जा पर चलता है। पौधे सूरज से ऊर्जा बनाते हैं, हम भोजन से ऊर्जा लेते हैं। लेकिन ये ऊर्जा असल में है क्या?
ये सवाल हमें जीव विज्ञान के दायरे से निकालकर भौतिकी के मूल सिद्धांतों में ले जाता है। बिल्कुल सही। भौतिकी ही वो विज्ञान है जो उन नियमों को बताता है जिन पर बाकी सब कुछ टिका है। पदार्थ और ऊर्जा। हाँ। स्रोत हमें पदार्थ की 3 अवस्थाएं बताता है, ठोस, द्रव और गैस। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों अवस्थाओं में अणु एक ही हो सकता है, जैसे पानी। मतलब बर्फ, पानी और भाप, तीनों में H2O का ही अणु है। हाँ, फर्क सिर्फ इस बात का है कि उन अणुओं में कितनी ऊर्जा है और वे कितनी आजादी से घूम सकते हैं। अच्छा। बर्फ में अणु कसकर एक दूसरे से बंधे होते हैं, पानी में उन्हें थोड़ी और ऊर्जा मिलती है तो वे एक दूसरे पर फिसलने लगते हैं, और भाप में इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि वे पूरी तरह आजाद होकर उड़ने लगते हैं। और यही एक सिद्धांत हमारे मौसम से लेकर खाना पकाने तक सब कुछ तय करता है। जी हाँ, और स्रोत में भौतिक और रासायनिक बदलावों का भी जिक्र है। दूध से दही बनना एक रासायनिक बदलाव है। इसका मतलब क्या हुआ आणविक स्तर पर? इसका मतलब है कि पदार्थ की मूल पहचान ही बदल गई। कैसे? दूध में लैक्टोज नाम की शुगर होती है। बैक्टीरिया उस शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। ये एक नया अणु है, एक नया पदार्थ है जिसके गुण दूध से बिल्कुल अलग है। अच्छा, इसीलिए आप दही से वापस दूध नहीं बना सकते। बिल्कुल। वहीं पानी का बर्फ बनना एक भौतिक बदलाव है, क्योंकि बर्फ में भी अणु H2O ही रहता है, बस उसकी व्यवस्था बदल जाती है। ठीक है, तो ये नियम पदार्थ पर लागू होते हैं। अब बात करते हैं बल और ऊर्जा की। स्रोत कहता है कि बल एक धक्का या खिंचाव है। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, पर शायद ये उतना सरल है नहीं। बिल्कुल नहीं। हर वो चीज जो होती है उसके पीछे कोई ना कोई बल होता है। आपके दिल का धड़कना एक बल है। सही बात है। पृथ्वी का सूरज के चारों ओर घूमना गुरुत्वाकर्षण बल का नतीजा है, और ऊर्जा वो क्षमता है जो इस बल को लगाने के लिए चाहिए। स्रोत में नवीकरणीय रिन्यूएबल और अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा का जिक्र है। हाँ, ये असल में हमारे ग्रह के ऊर्जा बजट को समझने का तरीका है। ऊर्जा बजट, ये एक नया नजरिया है। हाँ, अनवीकरणीय ऊर्जा जैसे कोयला और पेट्रोल असल में करोड़ों साल पहले सूरज की ऊर्जा का जमा किया हुआ रूप है, जो पौधों और जानवरों में इकट्ठा हुई थी। बिल्कुल। ये हमारे ग्रह का सेविंग्स अकाउंट है जिसे हम तेजी से खर्च कर रहे हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा? वही नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर और पवन सूरज से आने वाली रोज की आमदनी है। एक टिकाऊ नेटवर्क वही है जो अपनी आमदनी पर चले, न कि सिर्फ अपनी बचत पर। बल और ऊर्जा के ये नियम सिर्फ छोटी चीजों पर ही नहीं, बल्कि सबसे बड़े नेटवर्क यानी हमारे ग्रह पर भी लागू होते हैं। बिल्कुल। स्रोत हमें पृथ्वी की 2 गतियों के बारे में बताता है, घूर्णन रोटेशन और परिक्रमण रेवोल्यूशन। हाँ, घूर्णन यानी पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना हमें दिन और रात देता है। ये हमारे जीवन की लय तय करता है। और परिक्रमण यानी पृथ्वी का सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना और भी ज्यादा जरूरी है। इसी से मौसम बदलते हैं। और इसका कारण सिर्फ सूरज के आर और घूमना नहीं, बल्कि ये तथ्य है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर थोड़ी झुकी हुई है। इसी झुकाव की वजह से साल के अलग अलग समय में धरती के अलग अलग हिस्सों को सीधी धूप मिलती है, जिससे गर्मी, सर्दी, बरसात जैसे मौसम बनते हैं। और इसी सौर ऊर्जा से एक और बड़ा चक्र चलता है, जल चक्र। हाँ, पानी का भाप बनना, बादल बनना और फिर बारिश होकर वापस आना। ये भी तो एक तरह का परिसंचरण तंत्र ही है, पर पूरे ग्रह के पैमाने पर। बिल्कुल सही। ये पृथ्वी का अपना परिसंचरण तंत्र है। कैसे? सूरज की ऊर्जा समुद्रों से पानी को पंप करके वायुमंडल में भेजती है। हवाएं उन बादलों को धमनियों की तरह जमीन के ऊपर ले जाते हैं, और बारिश उस पानी को हर जगह वितरित कर देती है। हाँ, ये एक विशाल मशीन है जो हमारे ग्रह को रहने लायक बनाती है। तो आज की इस चर्चा के बाद जब मैं उस विज्ञान नेटवर्क वाली तस्वीर को देखता हूँ, तो अब वो सिर्फ एक डायग्राम नहीं लगता। अब मुझे दिखता है कि कैसे प्रकाश संश्लेषण से बनी ऑक्सीजन मेरे फेफड़ों में जाती है, और मेरे शरीर को चलाने वाली ऊर्जा भौतिकी के नियमों से बंधी है। और ये सब एक ऐसे ग्रह पर हो रहा है जिसकी लय सूरज तय करता है। और यही विज्ञान की खूबसूरती है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हम अलग थलग नहीं हैं। एक कोशिका से लेकर एक ग्रह तक सब कुछ एक ही विशाल, जटिल और सुंदर नेटवर्क का हिस्सा है। विज्ञान इन कनेक्शंस की भाषा है। आज की चर्चा से एक बात मेरे दिमाग में अटक गई है। हमने जाना कि टैडपोल वयस्क बनने से पहले मछली की तरह गलफड़ों से सांस लेते हैं, जो उनके विकासवादी इतिहास की एक प्रतिध्वनि है। जी।
ये सोचने पर मजबूर करता है कि विकास के ऐसे और कौन से निशान हमारे आसपास के जीवों में या शायद हमारे अपने शरीर के अंदर ही छिपे हुए हैं, जिन्हें हम हर रोज देखते तो हैं पर पहचान नहीं पाते।